हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे आप सभी गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय हिंद। आशीष जी को जय हिंद। सभी साथी जल्दी से जुड़िएगा। आप सभी के लिए मैं राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं साथियों, और शानदार रूप से हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स को पूरा करेंगे। मेरा नाम भावेश है और साथियों यकीन मानिएगा, आप अगर मेरे साथ में जितनी भी क्लासे में आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स के बारे में दूंगा, यानी कि जितनी भी क्लासे रहेगी, एक से एक बढ़ करके आपको सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट सारी चीजें जो आईए के, यानी कि आपका जो आईए का जो एग्जाम है उसके बेस पर आपका मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 100% सारे प्रश्न यहीं से आपके लिए पुटअप हो। तो साथियों आप सभी को एक बार पुनः जय हिंद। जल्दी से जल्दी सभी क्लास में जुड़िएगा। हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। एक बार मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे बता दीजिए आपको मेरा ऑडियो, आप मेरी आवाज आप तक आ रही है? मुझे जरूर बताएं, थम कर दे एक बार। ओके, एक बार थम करें अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ऑल क्लियर, राइट। हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। सभी साथियों को जय हिंद। क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है साथियों हमारे सामने। मैं पूरे करंट को बहुत अच्छे से आपके सामने पेश करूंगा। आप सारी बातों को ध्यान से समझें, सुने और नोट भी करते रहें। साथ ही साथ आपको नोट करते रहना है, ठीक है साथियों। चलिए तो साथियों सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, जो आपकी स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है, वह क्या है कि राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को शपथ 30 मई 2023 को किसने दिलाई? राइट साथियों, इसके आंसर तक जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा। उस चीज को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देखिए कि राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसके नए मुख्य न्यायाधीश जो जॉर्ज मसीह को बनाया गया, इनको शपथ किसने दिलाई? कौन नियुक्ति करता है, कौन इसको त्याग पत्र किसको जाकर के देते हैं और किसको बनाया गया है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एक बार आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे जो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के जॉर्ज मसीह जो है, राजस्थान के 41वें नंबर के, कौन से नंबर के साथियों? 41वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? तो राजस्थान के 41, 41वें है ना, 41वें क्या है, 41वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। क्या बनाए गए? मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। क्या बनाए गए? न्यायाधीश बनाए गए। किसको बनाया गया? जॉर्ज मसीह को। किसको बनाया? जॉर्ज मसीह को। किसको बनाया गया है? ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को बनाया गया। अब सुनिएगा साथियों, एक बात आपको ध्यान रखना है कि यहां पर हमारे जो न्यायाधीश जो होते हैं, राजस्थान या किसी भी राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, ये नियुक्ति हमारा जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। ध्यान से मेरी एक एक बात को समझना, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 217 के तहत, अनुच्छेद 217 के तहत किसकी? तो हमारे जो न्यायाधीश है इनकी क्या होती है? न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। साथियों आपको ध्यान रखना है, यह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपको कोई पूछे बताओ कि जो हमारे जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुनिए, लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है साथियों? तो जो मुख्य न्यायाधीश रहेगा उसको शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है? तो जिस राज्य का इन्हें न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है वहां के राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ कौन दिलाएगा? शपथ इन्हें राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है किसी भी राज्य की? तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। साथियों एक बात और यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर कोई भी मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र अगर देना चाहे, साथियों आप ध्यान रखिए, अगर त्याग पत्र अगर देना है तो वो त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। किसको देगा? त्याग पत्र भी अगर देना है, और त्याग पत्र भी किसको देगा? किसको देगा भाई? त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देगा। ये बात आप समझ गए। एक बात और समझिए, हमने क्या क्या बात करी कि जॉर्ज मसीह साहब 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने, नाम है जॉर्ज मसीह। इनको शपथ किसने? राज्यपाल ने दिलाई। और हमारे वर्तमान में जो राज्यपाल है वह कलराज मिश्र है। तो कलराज मिश्र ने यहाँ पर इनको क्या दिलाई है? शपथ दिलाई। और अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है, जिसमें इनकी नियुक्ति किसी भी राज्य के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और न्यायाधीश जो रहेगा उसको वो त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति को। तो नियुक्ति और त्याग पत्र और राष्ट्रपति को शपथ राज्यपाल को दिलाई, राज्यपाल इनको शपथ दिलाएगा। लेकिन साथियों आप यहां पर सुनिएगा, मैं आपको एक विशेष बात बता रहा हूं कि वर्तमान समय में आपको एक बात ध्यान रखनी है
कि हमारे जो राज्यपाल साहब है, ये हमारे जो न्यायाधीश साहब है, मुख्य न्यायाधीश साहब हैं, इन्होंने, आपको ध्यान रखना है कि इनका 9 नवंबर 2023 को, ध्यान से सुनिएगा, 9 नवंबर 2023 को, 9 नवंबर 2023 को ध्यान रखना, इनका प्रमोशन हो गया है। किनका? जॉर्ज मसीह का। ये साथियों कलराज मिश्र ने इनको 30 मई 2023 को शपथ दिलाई और शपथ दिलाने के बाद 9 नवंबर 2023 को ये भारत के जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके क्या बन गए? न्यायाधीश बन गए। कब? 9 नवंबर 2023 को। तो साथियों ये 30 मई 2023 से लेकर ये 9 नवंबर 2023 तक क्या रहे? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ठीक है साथियों, और ये 9 नवंबर और 10 नवंबर 2023 से ये क्या बन गए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए। तो वर्तमान समय में जॉर्ज मसीह, आपको ध्यान रखना है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, अब आप कहोगे गुरुजी 9 नवंबर 2023 के बाद क्या हाल है राजस्थान के, है ना, न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को लेकर? तो समझिएगा साथियों, यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 223 में एक बात लिखी हुई है कि संविधान का अनुच्छेद 223 है, उसमें एक बात लिखी हुई है कि जब भी किसी राज्य के अंदर, सुनना, जब भी किसी राज्य के अंदर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, उसकी जगह पर कार्यवाहक जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि अनुच्छेद 223 में ऐसा लिखा गया है कि जब भी किसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, पद रिक्त है, तो उसकी जगह पर जो उस हाईकोर्ट का जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा। तो साथियों 9 नवंबर 2023 को जब ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए, इसके बाद वर्तमान समय में अभी हमारे पास में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में एम श्रीवास्तव कार्य कर रहे हैं। तो समझ में आ गया? तो वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन है? तो कार्यवाहक कार्य किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो कार्यवाहक है। भी क्या है साथियों? कार्यवाहक। ठीक है, और कार्यवाहक कौन है? एम श्रीवास्तव। कौन है? एम श्रीवास्तव। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, यहां तक ऑल क्लियर है? आप मुझे बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल साथियों, मैं आपको एक चीज यहां पर और बताना चाहूंगा। 39वें नंबर के हमारे जो न्यायाधीश है वो कौन रहा था? तो हमारे जो सिंधे साहब है, एम सिंधे 39वें नंबर के थे। 40वें नंबर के आपको ध्यान रखना है पंकज मित्तल। कौन था? पंकज मित्तल। तो 39वें और 40वें के बीच में भी कार्यवाहक के रूप में कार्य किया है। किसने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था? तो एम श्रीवास्तव ने। और 41वें हमारे कौन बने थे? जो हमारे जो जॉर्ज मसीह, इनके बाद में भी वापिस कार्यकाल किनके पास आ गया है? तो किनके पास आ गया है? तो एम श्रीवास्तव के पास में। तो यहां पर आप नोट करना चाहे तो लिख सकते हो 39वें न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश कौन थे साथियों? तो आपको ध्यान रखना है, न्यायाधीश कौन थे? तो एम सिंधे। कौन है भाई? न्यायाधीश कौन है भाई? तो ध्यान रखना है, तो किसको बनाया गया? सिंधे साहब को, एम सिंधे। कौन? एम सिंधे। ठीक है, चलो सिंधे। और उसके आगे 40वें नंबर के कौन है? तो 40वें नंबर के मुख्य, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए साथियों? तो आपको ध्यान रखना पंकज मित्तल। और फिर पंकज मित्तल की जगह किसने ली? 41वें नंबर पर कौन हो जाएंगे मुख्य न्यायाधीश? तो आपको ध्यान रखना है कौन? जॉर्ज मसीह। कौन हो गया? जॉर्ज मसीह साहब हो गए। कौन हो गया? जॉर्ज मसीह साहब। और जॉर्ज मसीह साहब का समय क्या था? तो 30 मई से लेकर, कब से? 30 मई से लेकर ये कब तक? 30 मई से 9 नवंबर तक ये क्या रहे? 2023 तक ये क्या रहे? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर है। और इनके ये जब सुप्रीम कोर्ट के क्या बन गए साथियों? हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो वत्सल, बिल्कुल 34 सभी हाईकोर्ट के प्रेजेंट में जज है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है साथियों, तो इसके बाद अभी वर्तमान में क्या कंडीशन है? तो वर्तमान में क्या है भाई? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? एम श्रीवास्तव। कौन है? न्यायाधीश कौन है? एम श्रीवास्तव। क्या है भाई? श्रीवास्तव। समझ में आ गया? वास्तव। और ये क्या है? कार्यवाहक है। ठीक है, तो सरकार कुछ समय के अंदर वापिस से क्या करेगी भाई? जो राष्ट्रपति के द्वारा एक स्थायी रूप से क्या घोषित कर दिया जाएगा साथियों? आपको ध्यान रखना है, क्या घोषित कर दिया जाएगा साथियों? एक नया 42वें नंबर का क्या हो जाएगा?
42वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश घोषित किया जाएगा। तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह को शपथ 30 मई 2023 को किसने दिलाई? तो कलराज मिश्र। क्योंकि मैंने कहा ना कि किसी भी मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का कार्य उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो सारी बातें आपको समझ में आई? एक बार थंब कीजिएगा, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। राइट साथियों, दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग अब ओके साथियों, ये माइक चालू हो गया? ओके साथियों, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऑल क्लियर। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। साथियों ऐसे ही हम लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको जो भी यानी कि जीके से जुड़े हुए भी जो भी पॉइंट आएंगे यहां पर मैं क्लियर करूंगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ करंट अफेयर्स क्लियर कराना नहीं है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए, आपकी हिस्ट्री से, भूगोल से जुड़े हुए जो भी बातें आएगी उसको मैं ऑल क्लियर करूंगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट साथियों, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है उसकी तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है साथियों उसका नाम है वेरी इंपॉर्टेंट, एक नया हमारे यहां पर एक रूट मैप तैयार किया गया है। किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है कि एक भारत के अंदर एक परियोजना चल रही है, उसका नाम है, वेरी गुड, वत्सल ने पहले आंसर दिया है, बहुत शानदार जवाब है वत्सल का। सुनिए, हमारे यहां पर एक भारत में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक भारतमाला परियोजना शुरू की गई है। साथियों आपको पता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का मुख्य उद्देश्य था कि जब भारत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, जब भारत यानी कि सड़कों के माध्यम से पूरे शहर और छोटे छोटे गांव भी जब सड़कों से जुड़ेंगे, तो जब सड़कों से जुड़ेंगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा साथियों? विकास होगा, है ना? ये भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब होगा? जब सड़कें सही होगी तब तो गाड़ियां चलेगी, तभी तो माल एक दूसरे जगह जाएगी। तो इसी के तर्ज पर हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री साहब ने, नरेंद्र मोदी साहब ने एक परियोजना शुरू की जिसका नाम है भारतमाला परियोजना। और उसी परियोजना के तहत अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे राजस्थान में क्या किया गया है? राजस्थान में नहीं साथियों, इसकी जो शुरुआत है ये पंजाब के अमृतसर से होता हुआ गुजरात के जामनगर को जोड़ रहा है। ठीक है साथियों, आप लोग उसे मैं पूरा डिटेल से आपको पूरा बताऊंगा, अभी आप समझिएगा क्या है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग लिखिएगा अमृतसर जामनगर, कौन सा? जामनगर एक्सप्रेस वे, जामनगर एक्सप्रेस वे, कौन सा वे है? एक्सप्रेस वे। साथियों एक्सप्रेस वे, एक बात आप यहां पर ध्यान रखिएगा, सुनिए, ये राजस्थान के, एक बार आप ध्यान से इसे सुनिएगा, ठीक है? वत्सल बता रहे हैं श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर। गलती कर गए वत्सल, यहां पर आप बिल्कुल गलती कर गए, जैसलमेर से नहीं गुजरता है वत्सल, जैसलमेर से नहीं गुजरता है। अरे इसकी जगह हनुमानगढ़ है, यही तो आपको ध्यान रखना है साथियों। और रीट भर्ती परीक्षा का जो मेंस पेपर हुआ इस बार वाला 3rd ग्रेड, उसमें पूछा गया प्रश्न है कि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? तो वो कौन सा है साथियों? आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर से नहीं गुजरता है। मैं पूरा मैप से बता रहा हूं, आप लोग देखिएगा, ठीक है? यस बिल्कुल, आप समझिएगा, मैं आपको पूरा बता रहा हूं, देखिएगा। सुनिए, एक बात आप कान खोल के सुनिएगा सभी मेरे प्यारे साथियों, सुनिए, यानी कि हमारा जो इंडिया की जो अपने जो साइड है ना, कौन सी साइड? हमारे जो सड़क मंत्रालय की साइड है, उस पर मैंने इस डेटा को चेक किया तो हमारे राजस्थान में भी नए जिले बन गए, आपको भी पता है। तो आप अभी यहां पर यूं बोलोगे कि सर श्री गंगानगर से तो अलग होकर के हमारा कौन सा बन गया? एक नया जिला बन गया, ठीक है, अनूपगढ़ बन गया। फिर आप कहोगे गुरुजी बाड़मेर से बालोतरा बन गया, तो नए जिले के अनुसार बताओ। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, जब इस साइट पे मैंने इसको चेक किया सड़क मंत्रालय की साइट पर, तो ये अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे जो है, हाँ बिल्कुल अनूपगढ़। तो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे के बारे में जो पुरानी रिपोर्ट है वही वहां पर लिखी हुई है। अगर मान लो आपको इस वे से बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है साथियों, तो आपको पुराना ही ध्यान रखना है, नए वाले को आपको भी ध्यान नहीं रखना है। तो मैं पुराने के बेस पर ही आपको अभी मैं बता रहा हूं साथियों, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि जो नए जिले बने उनको इसमें जोड़ा नहीं गया है, ठीक है? तो मैं जो पुराने आंकड़े हैं, अगर प्रश्न बनेगा साथियों, अगर मान लो प्रश्न बना, पहली बात तो यहां से क्या प्रश्न बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूं, समझ जाइएगा। जो प्रश्न क्या बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर नए जिले अगर यहां जुड़ते हैं तो यहां से प्रश्न बनाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन क्या प्रश्न बनेगा,
कितनी इसकी लंबाई है, वो सारी बातें हम लोग यहां से चर्चा करेंगे। सुनिए, ये पंजाब से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हुआ? पंजाब के अमृतसर से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? पंजाब के अमृतसर से शुरू होगा और ये फिर ये सड़क हरियाणा आएगी। कहां आएगी साथियों? हरियाणा। और हरियाणा से होते हुए यहां पर ये हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ से ये श्री गंगानगर जाएगी, गंगानगर से बीकानेर, बीकानेर से ये जाएगी आपके जोधपुर में, जोधपुर से बाड़मेर, और बाड़मेर से जालोर, और जालोर से होते हुए ये जाएगी गुजरात। कहां जाएगी? और गुजरात में कहां तक जाएगी? जामनगर तक। कहां तक जाएगी? जामनगर तक। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आपको भी यही बातें ध्यान रखनी है। फिलहाल के लिए आपको यही बात ध्यान रखनी है। आपको भी प्रश्न पूछे एग्जाम में, मान लो आ जाए कि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा, तो आप यूं कहोगे कि गुरुजी राजस्थान के 6 जिलों से गुजरेगा। सुनो, तो ये कितने राज्यों में बनाया गया? कितने राज्य हो गए? तो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, तो देखो पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा, और हरियाणा से कहां गया? राजस्थान, और राजस्थान से कहां जाकर समाप्त हो रहा है? गुजरात में। कहां जाकर के समाप्त हो रहा है? गुजरात में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे 4 राज्यों से होकर के गुजर रहा है, और 4 राज्य कौन कौन से? पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, और राजस्थान से गुजरात, 4। और पंजाब के अमृतसर से शुरू हो रहा है, फिर ये हरियाणा गया, हरियाणा से राजस्थान के 6 जिले हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, इसमें जाता है, और लास्ट में ये गुजरात के जामनगर में जाकर के क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। साथियों, इस 4 जिलों के कुल कितने जिलों से होकर गुजरेगा? जैसे आप कह रहे हो ना कि राजस्थान के 6 जिलों से गुजरा, तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि बताओ पूरा 4 राज्यों के कितने जिलों से होकर के गुजरेगा? तो 17 जिलों से होकर के गुजरेगा। तो आपको कोई पूछे कि बताओ कि भारत के कितने जिलों से होकर जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे गुजर रहा है? आप कहोगे 17 जिले। कितने राज्य? 4। कितने? 4। इसमें से राजस्थान के कितने? 6 जिले। मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न क्या बन सकता है? जो गलती यहां पर अभी हमारे साथी ने की थी, वही गलती से जुड़ा हुआ प्रश्न रीट में पूछा गया कि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। आप रट के रखना, अगर यहां से कोई प्रश्न आया तो यही प्रश्न आएगा कि बताओ कौन से जिले से होकर नहीं गुजरता है? तो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले से ये बिल्कुल भी कतई नहीं गुजरता है। और साथियों, ये कतई जेर प्रश्न है, ध्यान रखना। समझ में आ गया? ऑल क्लियर है? ठीक है साथियों, इसके अलावा मैं आपको 1-2 बातें और बताने जा रहा हूं। सुनिए, इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई इसकी है, कुल लंबाई आपको ध्यान रखनी है 1257 किलोमीटर है। 1257 किलोमीटर लंबा है। ये कितना है टोटल साथियों? तो आपको ध्यान रखना है साथियों कि ये 1257 किलोमीटर लंबा है। इसमें राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है? राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 637 किलोमीटर है। कितनी? तो कुल हाईवे का कितना प्रतिशत? तो लगभग 50% ये जामनगर अमृतसर जो एक्सप्रेसवे जो राजस्थान से होकर के गुजरेगा। ऑल क्लियर साथियों? कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी बातें आपको समझ में आ गई। यहां से क्या प्रश्न बन सकता है? मैंने आपको बताया कि किस जिले से होकर नहीं गुजरता है पश्चिमी राजस्थान, तो जैसलमेर से होकर के। ऑल क्लियर? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के 4 स्टेट, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, 6 है ना। कौन कौन सा लिखा? हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बिल्कुल सही लिखा है। वत्सल, बहुत शानदार आपने लिखा है। मैंने सारी बातें यहां पर लिख दी है। वेरी गुड। आप भी साथ साथ में आंसर देते रहे तो आपको आ रहा है मजा। तो साथियों, कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। तो साथियों, हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे प्रश्न का आंसर आप देखिएगा, दूसरे प्रश्न का आप इसे क्लिक कीजिएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बी इज करेक्ट आंसर। यहां तक ऑल क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं सही बता रहा हूं साथियों, आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं करंट अफेयर्स के धुएं निकाल के जाऊंगा, ये वादा है आपसे। और आइए क्या पेपर जब हो जाए, आप एक बार फिर मेरे से मुलाकात करोगे कि गुरुजी मजा आ गया। मैं वही चीज पढ़ाऊंगा साथियों जो परीक्षा में पूछी जाएगी। ऑल क्लियर? थम्स अप कर दें। राइट, चलिए, है ना। राइट, इसीलिए आपको साथियों, आप बहुत समय से कह रहे थे करंट अफेयर्स, मैं इसीलिए करंट अफेयर्स के लिए बहुत समय से रुका हुआ था और मैंने सोचा कि लास्ट समय में क्या दिया जाए, आपको करंट अफेयर्स दिया जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव कहां आयोजित किया गया? साथियों, इस प्रश्न में मैं बाल की खाल निकाल के बताऊंगा आपको। क्या बताने वाला हूं? बहुत जबरदस्त बात बताने वाला हूं। जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव कहां आयोजित किया गया? साथियों नोट कर देना, यह उत्सव कहां आयोजित किया गया साथियों? तो यह उत्सव ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में स्थापित किया गया। इसका आंसर आप नोट करिएगा,
क्या नोट करा आपने? ए इसका करेक्ट आंसर है। साथियों अब हम लोग बी और सी और डी आंसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ए आंसर आपने राइट कर दिया, तो राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव कहां मनाया गया? आपने कहा राज्य राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। आपको परीक्षा में पूछे कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहां है, आप बोलोगे गुरुजी जयपुर के अंदर। गुरुजी बाल की खाल अब निकालता हूं, सुनो हमारे यहाँ पर पूरे राजस्थान के अंदर, नोट कर लेना, छपेगा परीक्षा में, राजस्थान के अंदर कुल 5 कृषि, देखो साथियों अभी इस प्रश्न में कृषि विश्वविद्यालय आए, आप इसको नोट देखो, यहां पर देखो कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। अब मैं जितने भी राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय हैं सारों के नाम लिख रहा हूं, कितने राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय हैं और कहां पर है, क्या नाम है उनका, सारों की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सुनिएगा हमारे राजस्थान के अंदर, हमारे राजस्थान में देखिए, हमारे राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय, कितने राजस्थान में, नोट कर लेना, राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? ठीक है, सुनो ध्यान से सुनना। नंबर सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, सबसे पहले सुनो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर नंबर 1, सुना कृषि विश्वविद्यालय, नाम भी इसका यही है, ध्यान रखना, जहां पर नाम दूसरे में उसको भी बताऊंगा। सबसे पहला लिखा कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कौन सा? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। आप भी फटाफट से इसे नोट डाउन कीजिए या इस क्लास को वापस से देखना। कृषि विश्वविद्यालय कहां? जोधपुर। पूछे इसका नाम भी क्या है? यही नाम है। दूसरा ऐसा ही नाम आपको मिलेगा कृषि विश्वविद्यालय, किसका? कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, कौन सा? कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कौन सा? कोटा। साथियों जयपुर में भी है, लेकिन उसका नाम है, क्या नाम है? श्री कर्ण नरेंद्र, क्या नाम है? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय कहां पर है साथियों? विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये साथियों जयपुर में भी कहां है? जॉबनेर। कहां पर है साथियों? जॉबनेर जयपुर के अंदर। कहां पर है? जॉबनेर जयपुर में। और आप सब जानते हो जिल्लू की नगरी उदयपुर में भी एक है, उसका नाम क्या है साथियों? महाराणा प्रताप कृषि एवं अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय। समझ में आ गया? तो चौथी कौन सी हो जाएगी? महाराणा प्रताप। कौन सी? महाराणा प्रताप कृषि एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्वविद्यालय कहां पर साथियों? उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर। और साथियों ये 4 हो गई, 5वीं और नोट कर लीजिएगा, और वो है बीकानेर के अंदर। उसका नाम क्या है साथियों? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। बाल की खाल निकाल दी है ना, तो स्वामी केशवानंद, क्या नाम है? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, कहां पर? विश्वविद्यालय। ठीक है साथियों, विद्यालय बीकानेर। तो आपको पूछे राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय, आप कहोगे 5। कौन कौन से? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, इसका नाम यही है, ध्यान रखना। ऐसे इनके नाम है ना, कर्ण नरेंद्र, महाराणा प्रताप, इन दोनों के ऐसा कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर जयपुर के अंदर, महाराणा प्रताप कृषि एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय, क्योंकि इसमें रिसर्च का कार्य भी चलता है ना, ऐसा कृषि विश्वविद्यालय जिसमें अनुसंधान भी चलता है, हमारा कौन सा? उदयपुर वाला। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है साथियों? तो क्या लिखा आपने? क्या लिखा कि महाराणा प्रताप कृषि एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय उदयपुर और स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। ऑल क्लियर साथियों? ऑल क्लियर। चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। राइट साथियों, चलिए ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करना है तो इसे आप नोट डाउन कर दीजिएगा। चलो ठीक है, अब सुनो साथियों, मैं आपको यहां पर क्या बताने वाला हूं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा साथियों हमारा? तो क्या हो गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। सुनो अब साथियों, मैं इन तीनों के कुलपतियों के नाम लिखा रहा हूं कि 3 अपने जो ऑप्शन में आता जाएगा उसके कुलपति भी मैं लिखाता जाऊंगा। तो सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय कोटा, सबसे पहले आप लोग इसका आंसर तो हमने राइट कर दिया। क्या राइट कर दिया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ए इज करेक्ट आंसर, राइट। लेकिन अब इनके मैं एक एक करके कुलपति लिखा रहा हूं। सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा कौन सा है? कृषि विश्वविद्यालय कोटा। इस कोटा के कुलपति का नाम है डॉक्टर अभय कुमार व्यास। इसका कुलपति कौन है साथियों? डॉक्टर, आप भी नोट करते रहिएगा, डॉक्टर अभय कुमार व्यास। अभय कुमार व्यास वर्तमान में क्या है? कुलपति है। कहां के? तो आप कहोगे कोटा में जो कृषि विश्वविद्यालय, उसके कुलपति कौन है? तो डॉक्टर अभय कुमार व्यास। उसके बाद
कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के हैं बगदाराम चौधरी। कौन है भाई? तो प्रोफेसर बगदाराम चौधरी। क्या नाम है भाई? बगदाराम चौधरी। ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ के क्या है? वर्तमान में कुलपति है। और फिर तकनीकी विश्वविद्यालय जो कोटा है उसके प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह। कौन है? तो प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह। कौन है? संतोष कुमार सिंह यहाँ के क्या है साथियों? कुलपति है। तो प्रश्न आपको सारे आंसर मिल गए। आप फटाफट से मुझे थम्स अप कीजिएगा, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट साथियों, चलिए, है ना। तो कृषि विश्वविद्यालय कोटा के डॉक्टर अभय कुमार व्यास, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के बगदाराम चौधरी और तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के संतोष कुमार सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए इज करेक्ट आंसर। आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसका आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब मूव करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? तो ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में खेल अकादमी खोलने के लिए वित्तीय मंजूरी मिली है? ठीक है साथियों, कितने स्कूलों में वित्तीय मंजूरी मिली है? तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। राजस्थान के कितने जिलों में खेल अकादमी खोलने के लिए वित्तीय मंजूरी मिली है? साथियों सबसे पहले इसकी मैं बात करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7 सारी बातें हम लोग करेंगे। कितने? 7 जिलों में खेल अकादमी खुल रही है। कितने? 7 जिलों में खेल अकादमी खोली जाएगी। क्या खोली जाएगी? अकादमी खोली जाएगी। कितने जिलों में खेल अकादमी खोली जाएगी? 7 जिलों में। कितने जिलों में? 7 जिलों में खेल अकादमी सरकार ने वित्तीय मंजूरी दे दी है। ठीक है, 7 जिलों में। कितने पैसे दिए? तो 14.25 करोड़ रुपए इसको स्वीकृति मिली है। कितने पैसों की स्वीकृति मिली है? तो 14.25 करोड़ है ना रुपए की स्वीकृति यहाँ पर मिल गई है साथियों। तो कहां पर आपको ध्यान रखना है, किस जगह पर ये खुलेगी उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले फुटबॉल अकादमी। पहले फुटबॉल के लिए भी क्या बनेगी? फुटबॉल अकादमी कहां बनेगी? तो ये बांसवाड़ा और सीकर के अंदर। कहां पर? बांसवाड़ा और सीकर के अंदर क्या बनेगी भाई? तो आपकी फुटबॉल अकादमी बनाई जाएगी बांसवाड़ा और सीकर के अंदर। फिर दूसरी है साइकिलिंग अकादमी। कौन सी? तो साइकिलिंग अकादमी कहां खुलेगी? साइकिलिंग अकादमी। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, साइकिलिंग अकादमी बीकानेर के अंदर। कहां खोली जाएगी? बीकानेर के अंदर। अरे लाला, कुश्ती खेलोगे कि नहीं खेलोगे? तो फिर कुश्ती की अकादमी कहां खोली जाएगी? कुश्ती अकादमी भीलवाड़ा में। कहां पर खुलेगी? कुश्ती अकादमी भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर? भीलवाड़ा में खुलेगी। कौन सी अकादमी? तो कुश्ती अकादमी भीलवाड़ा के अंदर खुलेगी, आपको ध्यान रखना है। फिर है एथलेटिक्स अकादमी। कौन सी? एथलेटिक्स अकादमी कहां खुलेगी? राजगढ़ चूरू के अंदर। कहां पर साथियों? राजगढ़ चूरू में। क्या कौन सी अकादमी खुलेगी? ये चूरू लिखा हुआ है साथियों, है ना? क्या लिखा है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये चूरू लिखा हुआ है। ठीक है, चूरू। ठीक है, चलिए, चूरू के अंदर क्या खुलेगी? एथलेटिक्स अकादमी। और हमारी जो 5वीं जो अकादमी है वो कौन सी है? तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, 5वीं जो खुल रही है उसका नाम है बास्केटबॉल अकादमी। कौन सी? बास्केटबॉल अकादमी कहां खुलेगी साथियों? तो ये अकादमी खुलेगी बाड़मेर और सीकर में। कहां पर? बाड़मेर और सीकर के अंदर। कहां पर? सीकर के अंदर। साथियों मैं आपके कमेंट को नहीं देख पाऊंगा। ठीक है साथियों, आप इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर क्लियर करवाने। ठीक है, तो खेल अकादमी कितनी हो गई? खेल अकादमी टोटल है 7। कितनी है साथियों? 7 खेल अकादमी है। और कितने पैसे हैं? 14.25 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब सुनिए साथियों, यहाँ पर एक बात बता रहा हूं मैं आपको। फुटबॉल अकादमी बांसवाड़ा और सीकर में, और साइकिलिंग अकादमी बीकानेर में, कुश्ती अकादमी भीलवाड़ा में, एथलेटिक्स अकादमी राजगढ़ चूरू में और बास्केटबॉल अकादमी बाड़मेर और सीकर में। तो कितने जिले हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने हो गए? 7 जिले। सुनो, इन सभी के लिए 2-2 करोड़ रुपए दिए गए। कितने? 2-2 करोड़ रुपए दिए गए। क्या दिया गया है? 2-2 करोड़ रुपए। कितने? 2-2 करोड़। कितने जिलों को? 7 जिलों को। कितने जिलों को? 7। तो एक जिले को 2 करोड़, तो 7 जिलों को कितना? 14 करोड़ रुपए। कितने? 14 करोड़। तो गुरुजी आप कहोगे, गुरुजी तो ऊपर वाले ये 14 तो हो गए, अब ये कहां गए? ऊपर के 25 लाख। तो साथियों इस 25 लाख के अंदर एक और कुश्ती से जुड़ा हुआ हमारा क्या बनेगा? कबड्डी अकादमी बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? कबड्डी अकादमी बनाई जा रही है।
और वो बनाई जा रही है नागौर। बिल्कुल सही, सही पकड़ा, नागौर के अंदर। और नागौर में भी कहां पर? तो डिडवाना नागौर के अंदर। तो समझ में आ गया, एक नागौर भी तो है सर शायद। बिल्कुल मैंने लिखा दिया ना साथियों, उसके लिए 25 लाख रुपए दिए जा रहे। कितने? 25 लाख रुपए दिए गए। कितने? 25 लाख रुपए दिए गए। किसको? डिडवाना नागौर को। किसको दिए गए? डिडवाना नागौर को। डिडवाना नागौर को कितने? 25 लाख रुपए। क्या बनाने के लिए? तो कबड्डी अकादमी बनाने के लिए। किसके लिए? कबड्डी अकादमी बनाने के लिए। समझ में आ गया? सारी बातें ऑल क्लियर है? ऑल क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 7। कितने? 7। इसका सी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। राइट साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, राजजीविका का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। मैं इसमें बता देता हूं सबसे पहले कौन कौन से। सबसे पहले अवनी लेखरा। सबसे पहले अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का के बारे में ध्यान रखना। इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस अभियान का क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको पूछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आप कहोगे अवनी लेखरा को। फिर नंबर आता है प्रिया सिंह को लिखो। प्रिया सिंह एक बॉडी बिल्डर है। क्या है साथियों? ये एक बॉडी बिल्डर है। क्या है भाई? बॉडी बिल्डर है। और इनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का क्या बनाया गया है? इनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का क्या बनाया गया है? अधिकारिता विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है साथियों, आप इसे नोट कर लेना। और अल्पना कटेजा के बारे में आप ध्यान रखना। अल्पना कटेजा, ये क्या है? तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति है। जो आरयू यूनिवर्सिटी है जयपुर के अंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी की क्या है साथियों? कुलपति है। क्या है भाई? कुलपति है। तो साथियों, तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है यहां पर कि अवनी लेखरा क्या है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसान, ये क्या बोलते हैं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जो हमारा जो बेटी ये जो योजना है उसके अंतर्गत इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रिया सिंह को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का ब्रांड एम्बेसडर। अल्पना कटेजा क्या है? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की क्या है? ये कुलपति है। तो साथियों बचा कौन? रुमा देवी। यही तो रुमा देवी आपकी राजजीविका की क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, बिल्कुल 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 सही बोला है वत्सल ने। अवनी लेखरा SH1 की है, जयपुर की है, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। चलो, आपको सारी बातें ध्यान है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो राजजीविका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रुमा देवी को। आपको पूछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कौन है? तो अवनी लेखरा। आपको पूछे प्रिया सिंह, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की। जबकि अल्पना कटेजा क्या है? तो राजस्थान, जो हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय, जो राजस्थान आरयू यूनिवर्सिटी है, इसकी कुलपति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। राइट साथियों, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? मुझे जल्दी बताइए, ऑल क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, आईए के पेपर में ये प्रश्न छपेगा, नोट कर दीजिएगा कि संत पीपा शोध संस्था अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। तो साथियों, इसमें कुछ बात हम लोग यहां पर, पहले मैं आपको थोड़ी बातें बता देता हूं साथियों। इसका जो सही आंसर है वो पहले आप नोट कर दीजिएगा। ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर बनने वाला है। कहां पर? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर। इसका सी करेक्ट आंसर है। क्या है साथियों? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं सबसे पहले सबके कुलपति लिखा देता हूं। तो सबसे पहले गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंदर है। इसके जो कुलपति है उनका नाम है प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर। कौन है कुलपति? कुलपति है प्रोफेसर केशव सिंह। कौन है? केशव सिंह ठाकुर। कौन है? तो आपको कोई पूछे कि वर्तमान समय में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर क्या है? यहाँ के बांसवाड़ा इसके कुलपति हैं। आपको पता है कि गोविंद गुरु जनजाति किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनके समय लसाड़िया का किसान आंदोलन हुआ। उसके बाद इन्होंने 1883 ईस्वी में सिरोही में संप सभा की स्थापना की। इनका जो जन्म है वो डूंगरपुर के बांसिया या बेड़सा नामक गांव में हुआ था। साथियों, आपको सब चीजें पता होगी। ये जाति से बंजारा थे साथियों, और इन्होंने
शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, ठीक है, कि जो अपने धर्म को हिंदू परिवर्तित कर रहे थे, ईसाई धर्म में परिवर्तित हो रहे थे, उनको रोकने के लिए भी इन्होंने क्या किया था, गोविंद गुरु ने क्या किया, आंदोलन चलाया था। और साथियों इनकी मृत्यु गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर हुई थी। आप सब बातें ये जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कि संत पीपा शोध संस्था अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है, मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय। तो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय का है, बांसवाड़ा में। इसके कुलपति कौन है, तो प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर। फिर आओ दूसरे नंबर पर, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, इसके लिखो डॉक्टर बलराज सिंह। कौन है साथियों, तो इसके जो कुलपति है उसको लिख देना डॉक्टर बलराज सिंह। कौन है साथियों, डॉक्टर बलराज सिंह। इसके क्या है, सिंह कुलपति है। क्या है साथियों, कुलपति। एक बात यहां पर नोट करके लिखना, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं साथियों। अगर आपको पूछे कि किसी भी विश्वविद्यालय में ये जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, राज्यपाल। लेकिन आपको ये पूछे कि किसी भी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है, तो आप कहोगे राज्यपाल। कौन होता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना फिर आंसर देना है। आपको पूछे कि किसी भी राज्य के अंदर जो यूनिवर्सिटियां होती है उसका कुलपति की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन उस यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति कौन होता है, तो कुलपति नहीं होगा, कौन होगा, राज्यपाल। बहुत शानदार आंसर दिया है, मजा आ गया साथियों। चलो आगे बढ़े। और फिर है हमारा मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय, इसकी कौन कुलपति है, तो श्री सुनीता मिश्रा। कौन है भाई, श्रीमती सुनीता मिश्रा। कौन है साथियों, श्रीमती सुनीता मिश्रा। कौन बनाया गया है, सुनीता मिश्रा को बनाया गया है, ठीक है, महिला है ये, ठीक है, ध्यान रखना, प्रथम महिला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में खोला गया है। यहां तक क्लियर है साथियों, ऑल क्लियर। एक बात हम सब कीजिएगा फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक बार फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में स्थान मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर दीजिए फटाफट साथियों। इसका आंसर परीक्षा में छपेगा। इसका आंसर है साथियों मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। कौन सी यूनिवर्सिटी को मिला है, तो मणिपाल यूनिवर्सिटी को दिया गया है। कौन सी यूनिवर्सिटी को, तो आप ध्यान रखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में पुरस्कार जीतकर गई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मणिपाल यूनिवर्सिटी। कहां पर है, जयपुर के अंदर। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, यहां पर मैंने 3 यूनिवर्सिटियां और लिख रखी हैं। सबसे पहले लिखा है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। वनपाल भर्ती परीक्षा में छपा गया हुआ प्रश्न है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति कौन है। तो जब आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा साथियों, तो आपको सुधार तो करवाना पड़ेगा ना। तो स्वास्थ्य में सुधीर भंडारी, तो इसके कुलपति कौन है, तो इसके कुलपति हो जाएंगे डॉक्टर सुधीर भंडारी। कौन हो जाएगा साथियों, डॉक्टर सुधीर भंडारी। कहां के कुलपति हैं, डॉक्टर सुधीर भंडारी राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। साथियों एक ही प्रश्न में मैं बहुत सारी चीजें लेकर के चल रहा हूं। फिर दूसरा, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। इसका कौन है, तो प्रोफेसर सुधीर राजीव। कौन है साथियों, कुलपति कौन है, प्रोफेसर सुधीर राजीव। कौन है साथियों, प्रोफेसर सुधीर राजीव। कहां के कुलपति हैं, तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता के। और फिर मैंने आपको राजस्थान विश्वविद्यालय का तो बता ही दिया था, पहले ही बताया है, अल्पना कटेजा। कौन है साथियों, अल्पना कटेजा। एक ही चीज अगर 5 बार आएगी, आप क्लास डेली निरंतर लीजिएगा, इसी रिदम से हम लोग इसे क्लियर करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो प्रश्न क्या है कि राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में स्थान मिला है, तो आप कहोगे मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को। सी इज करेक्ट आंसर। लेकिन साथ में मैंने बहुत सारी चीजें और लपेट कर आपको बता दी है। ऑल क्लियर, एक बात हम सब कीजिएगा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है साथियों, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट और छपने वाले प्रश्न है सारे। साथियों ध्यान रखना, देश व राजस्थान की पहली बार ऐसी घटना हुई है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि राजस्थान वह देश की पहली ऐसी माइंस जहां पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। साथियों समझिएगा फ्लोटिंग सोलर का मतलब क्या होता है। फ्लोटिंग सोलर का मतलब पहले आप समझिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग सोलर का मतलब यहां पर है कि यहां पर सोलर की लगाई जाएगी, प्लेटें लगाई जाएगी। अरे साथियों समझिए, सोलर फ्लोटिंग सोलर का मतलब होता है
कि ऐसी माइन से जो बंद हो गई है, और जब माइंस ओपन कास्ट की जो माइन से होती है, खुली माइन से, तो वो उसको गड्ढे हो जाते हैं और वहां पर जो आपको मिनरल मिलना है वो मिनरल मिलना बंद हो जाता है। तो ऐसे गड्ढे जो होते हैं, इन गड्ढों के ऊपर क्या कर दिया जाता है, इन गड्ढों के ऊपर प्लेटें लगा दी जाती हैं। इसी को कहते हैं फ्लोटिंग सोलर प्लांट। जैसे नदियों के ऊपर भी क्या लगा देते हैं, फ्लोटिंग सोलर प्लांट। तो सुनो साथियों, देश व राजस्थान की पहली ऐसी माइन जहां पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है, उसका नाम है दरौली माइंस उदयपुर। कौन सी साथियों, दरौली माइंस उदयपुर। इसका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। फिर मैं आपको बता दूं, जावर माइंस जो पहले उदयपुर में थी अभी सलुम्बर में चली गई, खेतड़ी माइंस झुंझुनू में है, और राजपुरा दरीवा माइंस राजसमंद के अंदर है। इनके लिए मैं आपको दो बातें बता रहा हूं, सुनिएगा। जावर माइंस सलुम्बर शीशे और जस्ते के खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजपुरा दरीवा माइंस भी शीशे और जस्ते के लिए प्रसिद्ध है साथियों। और खेतड़ी माइंस आप जानते ही हो किसके लिए प्रसिद्ध है, कमेंट में जल्दी से बताओ खेतड़ी माइंस झुंझुनू किसके लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा खेतड़ी माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से बताइए खेतड़ी माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है झुंझुनू में, जल्दी से मुझे बताइएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, किसके लिए, किसके लिए, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, तांबे के लिए। बहुत शानदार, आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, है ना, मजा आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पर एक दो चीजें और बता देता हूं, सुनो। ये सुनना, देश व राजस्थान की पहली माइंस जहां पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। माइंस पूछे तो कौन सी, दरौली माइंस। कौन सी माइंस पूछे तो कौन सी, दरौली माइंस। ठीक है, लेकिन आपको पूछे कि दो ऐसी झील है जिस पे भी क्या है कि पहली बार दो राजस्थान की ऐसी जिले, राज्य की जिले जिस पर पहली बार क्या किया गया है, जिले जिस पर ये फ्लोटिंग सोलर लगाया गया है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है, सोलर प्लांट लगाया गया है। तो आपको नाम ध्यान रखना है, एक का तो नाम है मानसागर झील। कौन सी, मानसागर झील। झील पूछे तो दो है, मानसागर झील जयपुर के अंदर, ठीक है, जयपुर की मानसागर, और दूसरी अजमेर की आना सागर अजमेर। कौन सी, आना सागर अजमेर। इन दोनों जिलों पर भी क्या किया गया है, पहली बार, है ना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, राज्य की दो जिले, कितनी जिले, राज्य की दो जिले, कितनी, राज्य की दो जिले जिस पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, मानसागर झील जयपुर और आना सागर अजमेर, इस पे भी क्या लगाया गया है साथियों। तो यहाँ पे भी पहली दो ऐसी जिले राजस्थान की जिस पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। ऑल क्लियर, आपको यहाँ सारी बातें समझ में आ गई। चलिए एक बात और बता रहा हूं यहाँ पर साथियों, आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा, वो भी फ्लोटिंग से संबंधित है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें आपने नोट कर ली कि पहली ऐसी झील है जहां पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तो मानसागर झील, झील पूछे तो मानसागर और आनासागर, आपको माइंस पूछे तो दरौली माइंस, और एक नदी और आप ध्यान रखिएगा, नदी के बारे में भी लिखिएगा जिस पर पहली बार, यानी कि राज्य का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट, ये पूछे कि राज्य का पहला क्या स्थापित किया गया साथियों, पहला सोलर लिफ्ट प्लांट, ठीक है। ये किस नदी पर स्थापित किया गया है, तो बूंदी की मेज नदी पर इसे स्थापित किया गया है। यानी कि इस जो मेज नदी है इस पे भी क्या किया जाएगा साथियों, इस पे भी 522 प्लेटें सोलर की लगाई जाएगी। कितनी, 522 प्लेटें सोलर की लगाई जाएगी। किसकी, सोलर की क्या लगाई जाएगी, सोलर प्लेट लगाई जाएगी। कितनी, सोलर प्लेटें लगाई जाएगी, सोलर प्लेटें लगाई जाएगी। किसके ऊपर, इस मेज नदी के ऊपर, है ना। इस लिफ्ट का मतलब क्या हो गया, या नदी या किसी नहर पर क्या लगाया जा रहा है उसके ऊपर, यानी कि नदी नीचे बह रही है और ऊपर क्या लगा दिया जाएगा साथियों, सारी प्लेटें लगा दी जाएगी। ठीक है, तो आपको पूछे कि राज्य का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट किस नदी पर लगाया गया, मेज नदी पर, किस जिले में, बूंदी नदी पर। कितनी प्लेटें लगेगी, तो 522 प्लेटें लगेगी। और कितने प्लांट लगेंगे, तो 2 प्लांट लगेंगे। एक प्लांट से 167 मेगावाट, 167 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। तो साथियों दो, कितनी लगा रहे, 2 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 2 यूनिट लगेगी। कितनी, 2 यूनिट लगेगी साथियों। तो एक यूनिट में 167, तो 2 यूनिट में कितना हो जाएगा, तो 334 मेगावाट यहां से विद्युत उत्पादन होगा। और इसी विद्युत उत्पादन का प्रयोग सिंचाई में किया जाएगा।
किसमें किया जाएगा? सिंचाई में किया जाएगा। और ये सिंचाई किसान निःशुल्क मिलेगी। ये जितने भी विद्युत है वो किसानों को निःशुल्क दी जाएगी। और कितने हेक्टेयर को ये लाभान्वित करेगा? तो 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र को ये क्या करेगा? लाभान्वित करेगा। क्या करेगा? 25,000। कितना? 25,000 हेक्टेयर को ये क्या करेगा? लाभान्वित करेगा। साथियों मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है साथियों, यानी कि मैं आ तो रहे पर मैं देख नहीं रहा हूं। मेरा पूरा मकसद है जितने ज्यादा से ज्यादा क्या देना? करंट अफेयर, ठीक है साथियों। ऑल क्लियर यहां तक? ऑल क्लियर? तो आपको पूछे राज्य का पहला माइंस जिस पर क्या डाला गया है कि पहली फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां डाला गया? माइंस दरोली। झील पूछे तो मानसागर और आना सागर। और आपको पूछे कि राज्य का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट कहां स्थापित किया गया है? तो आपको बूंदी की मेज नदी पर। कितनी प्लेटें लगाएगी? 522। 2 यूनिट है, एक में 167 मेगावाट, 2 में हो जाएगी 334। और निःशुल्क यहां से बिजली किसानों को मिलेगी सिंचाई के लिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और 25,000 हेक्टेयर में सिंचाई की जाएगी, ठीक है साथियों। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा क्वेश्चन कौन सा है साथियों? मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने सावित्रीबाई फुले की पंचधातु की निर्मित मूर्ति का लोकार्पण कहां किया है? तो साथियों इसका आंसर आप नोट करके रखिएगा। इसका आंसर है रोहटपाली के अंदर, ठीक है। कहां पर? रोहटपाली के अंदर। मैं रोहटपाली के बारे में कुछ बातें आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं, ठीक है साथियों। रोहटपाली के अंदर, ठीक है। चलिए, ठीक है, रोहटपाली के अंदर क्या कि सावित्रीबाई फुले की पंचधातु की मूर्ति। अब यहां पर नोट करो, यहां पर अब आप लिखोगे, ठीक है साथियों। तो यहां पर आप लिखो रोहटपाली, रोहटपाली, ठीक है साथियों। थोड़ी स्पीड रखिएगा, अगर कोई छूट रहा है तो आप क्लास को बाद में देख लीजिएगा। रोहटपाली के अंदर एक गांव है जिसका नाम है निम्बली ब्राह्मणान। कौन सा गांव है? निम्बली ब्राह्मणान। कौन सा गांव है? ब्राह्मणान, ये गांव है। और इसके अंदर राष्ट्रीय स्तर की 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ था। आप सभी को याद होगा गाइड जम्बूरी का क्या हुआ था साथियों? जम्बूरी का आयोजन हुआ, राइट साथियों। और ये आयोजन 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में हुआ। जनवरी 2023 को हुआ साथियों। और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति किसने? उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, ठीक है साथियों। आपको सारी चीजें याद आ रही होगी, ठीक है साथियों। तो ये सारी चीजें आपको रोहटपाली के बारे में ध्यान रखनी है। निम्बली ब्राह्मणान गांव, ठीक है, गांव। और राष्ट्रीय स्तर की क्या हुई साथियों? राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया 4 से 10 जनवरी के बीच में, ठीक है। हाँ, और वत्सल कह रहे 67 साल बाद। तो पहली, ये दूसरी है, ध्यान रखना। रोहटपाली में दूसरी जम्बूरी है, हमारे राज्य की दूसरी जम्बूरी है। तो साथियों मैं आपको यही बता देता हूं, पहली कहां हुई? तो पहली जयपुर के अंदर। साथियों एक एक बात को खाल खींच के रख देंगे। पहली जम्बूरी कहां पर हुई? तो जयपुर के अंदर। साथियों कब से कब तक? तो 23 से 31 दिसंबर 1956 को आयोजित की गई साथियों पहली। तो दूसरी कहां पर? रोड में। मजा आया कि नहीं आया साथियों? कितने वर्ष बाद आयोजित हुई है? तो 67 वर्ष बाद आयोजित हुई है। वर्ष बाद राज्य में आयोजित, राजस्थान में आयोजन, ठीक है साथियों। मजा आया कि नहीं आया? एक बार मुझे थम्स अप कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है साथियों। चलिए, राइट, चलो आगे बढ़े साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, चलो राइट साथियों। प्रश्न है, छपेगा परीक्षा में कि राजस्थान साहित्य अकादमी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो साथियों इसको रट लेना, इसमें दुलाराम सारण है। कौन है? तो राजस्थान साहित्य अकादमी का वर्तमान अध्यक्ष दुलाराम सारण है। तो ये हुसैन रजा खां कहां का है? ये सारी चीजें मैं बता देता हूं। हुसैन रजा खां जो है वो हमारे राज्य की उर्दू साहित्य अकादमी के क्या है? साहित्य अकादमी के क्या है? अकादमी के अध्यक्ष है।
ठीक है, अध्यक्ष हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा डॉक्टर रामकृष्ण, ये हमारी ब्रिज भाषा अकादमी किसकी साथियों, तो ये ब्रिज भाषा अकादमी के क्या है साथियों, राम है, तो राम ही तो कृष्ण, और कृष्ण की भूमि ब्रिज, तो कौन है, ब्रिज भाषा अकादमी के क्या है, ब्रिज भाषा अकादमी के क्या है साथियों, अकादमी के ये क्या है, तो ये रामकृष्ण अध्यक्ष है। ठीक है, वर्तमान समय में अकादमी के अध्यक्ष, ठीक है साथियों, अध्यक्ष है कौन साथियों, तो श्री रामकृष्ण। और फिर लास्ट में कौन रह गया साथियों, बिनाका मालू, है ना, तो ये संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हैं, किसके साथियों, बिनाका मालू, कौन साथियों, तो बिनाका मालू किसके, तो संगीत नाटक अकादमी, संगीत राज्य की, हमारे राज्य की तो संगीत नाटक अकादमी है, नाटक अकादमी, इसके क्या है साथियों, इसके अध्यक्ष है। ठीक है, ऑल क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान साहित्य अकादमी का वर्तमान अध्यक्ष कौन, तो दुलाराम सारण, तो हुसैन रजा खान कहां के, तो उर्दू साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है, श्री रामकृष्ण ब्रिज भाषा अकादमी के अध्यक्ष, और बिनाका मालू संगीत नाटक अकादमी के क्या है साथियों, अध्यक्ष है। ठीक है, ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, चलिए, राइट, चलो। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 जून 2023 को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को किन योजनाओं के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। तो साथियों यहाँ पर बीच में आप जयपुर जरूर लिख देना, ये जयपुर चौपाटी है ना, जयपुर चौपाटी। ठीक है, क्या है आंसर, ए में लिखा सिटी पार्क, फिर है जयपुर चौपाटी, कोचिंग हब और शिक्षक प्रहरी आवास योजना। क्या पूछा है कि 10 जून 2023 को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को किन योजनाओं के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। तो साथियों ये चारों योजनाओं के लिए सम्मानित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा साथियों, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ऑल राइट हो जाएगा। अब सुनो साथियों, सिटी पार्क कहां पर है, तो मानसरोवर में, कहां पर, मानसरोवर में सिटी पार्क का बन रहा है। ठीक है, आपका जयपुर चौपाटी, आपका कोचिंग हब और शिक्षक प्रहरी आवास, शिक्षक प्रहरी आवास योजना साथियों, ये तीनों नीचे वाली जो योजना है, ये तीनों प्रतापनगर में बन रही है। प्रतापनगर, कौन सा प्रतापनगर साथियों, तो ये जयपुर में प्रतापनगर है, यहां पर ये बन रहा है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑल क्लियर साथियों, प्रतापनगर जयपुर में। ठीक है, देखो शिक्षक प्रहरी का मतलब क्या होता है, शिक्षक मतलब अध्यापक लोग वो रहेंगे, और प्रहरी का मतलब पुलिस। तो ये जो आवास बन रहा है इसके अंदर पुलिस और डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी है वो, और शिक्षक वर्ग के जो हैं वो रहेंगे। ठीक है साथियों, ऑल क्लियर। एक बात हम सब कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने जैसा है साथियों। इसका आंसर है सी, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया और सुंडाराम वर्मा को, इन दोनों को क्या दिया है, राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बात ध्यान रखनी है साथियों। अब इनकी बात कर लेते हैं, है ना, ये कहाँ के हैं, तो साथियों लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जयपुर के हैं। कहाँ के साथियों, तो लक्ष्मण सिंह लापोड़िया क्या है, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया कहाँ के निवासी है, लापोड़िया जयपुर के निवासी हैं। कहाँ के, जयपुर के। जबकि आपके सुंडाराम कहाँ के हैं, तो सुंडाराम जो वर्मा है साथियों, ये आपके किस जिले के निवासी है, तो ये सीकर के दाता रामगढ़ के निवासी हैं। कहाँ के, तो दाता रामगढ़ सीकर के निवासी हैं। और इन दोनों को क्या दिया गया है साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा, इन दोनों को पर्यावरण गौरव अवार्ड, राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड दिया गया है साथियों। इन दोनों को ही पहले पद्मश्री दिया जा चुका है, क्या है, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, लक्ष्मण सिंह लापोड़िया और सुंडाराम वर्मा। ऑल क्लियर साथियों, ऑल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये प्रश्न भी छपने जैसा है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल विंड डे 15 जून 2023 के अवसर पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर कार्य हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो साथियों आप जानते हो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में हमारे राजस्थान ने डंका बजा रखा है।
साथियों आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान को प्रथम स्थान मिला है। क्या मिला है साथियों? राजस्थान को प्रथम स्थान दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर राजस्थान हो जाएगा ए। सुनिए साथियों, मैं यहां पर एक आपको राइट साथियों, मैं आपको यहां पर एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। सुनिए, मार्च 2023 तक, क्या बोला मैंने? मार्च 2023 तक हमारे यहाँ पर पवन ऊर्जा का कितना उत्पादन किया गया है अभी तक? मार्च 2000, तो आंकड़े को रटे देना, 5204 मेगावाट तक हमने विद्युत का उत्पादन किया है। किससे? पवन ऊर्जा से। इस आंकड़े को रट लेना, परीक्षा में आएगा। कब? तो मार्च 2023 तक पवन ऊर्जा कितनी उत्पादित कर दी गई है? तो 5204 मेगावाट कर ली गई है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राजस्थान। बिल्कुल क्लियर साथियों, बिल्कुल क्लियर साथियों। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन की परियोजना पर जून 2023 तक जल कनेक्शन पर खर्च करने में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मैं यहाँ पर दो चीजें बता रहा हूं साथियों, पहले इनको देखेंगे फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सुनो, मैं पहले बता देता हूं, पहले बोल रहा हूं, सुनो। हमारे यहाँ जल जीवन मिशन के तहत नल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ पे वत्सल ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? चौथा स्थान। नहीं, बिल्कुल मैं अभी बता रहा हूं, आप ध्यान से इसे सुनिएगा। ठीक है, सुनो, नल जल जो कनेक्शन दिए, यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है? पहले प्रश्न को पढ़ो। क्या है? खर्च करने में जो नल कनेक्शन दिए उसमें खर्च करने में दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा। लेकिन कनेक्शन देने में 12वां स्थान है। समझ गए क्या बोला मैंने? कि खर्च करने में नल जो कनेक्शन है, इस नल कनेक्शन पर खर्च करने में तो कौन सा स्थान है? खर्च करने में पैसा लुटा दिया। पैसा गहलोत साहब को पूछा कि गहलोत जी, ऐसे तो आप 12वें स्थान पर हो और आप इधर 12वें स्थान पर हो काम करने में और खर्च करने में दूसरे स्थान पर हो। तो गहलोत जी ने कहा कि बबुआ तू जानता नहीं है, हमारा ये रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ तो रेगिस्तान है तो रेत बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में नल कनेक्शन देने में पैसा तो ज्यादा जाएगा ना, ये तो मरुभूमि है। ठीक है, ऐसे थोड़ी है पहाड़ी क्षेत्र खोद के डाल दिया। तो उनका कहना भी कहीं ना कहीं सही भी था। ठीक है साथियों, तो नल कनेक्शन खर्च करने में कौन सा? राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा? जबकि पैसा खर्च करने में तो दूसरा, लेकिन नल कनेक्शन देने में कौन सा स्थान है? देने में 12वां स्थान है। कितना? 12वां स्थान है। कौन सा स्थान? 12वां, ये दूसरा स्थान। ठीक है, तो खर्च करने में दूसरा और नल कनेक्शन देने में 12वां स्थान है। अब सुनो, हमारे को क्या दिया? 12वां स्थान दिया साथियों। तो इसमें कितना पैसा खर्च किया? सुनो, कितना पैसा खर्च करके कनेक्शन दिए? तो 16,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके 42 लाख परिवारों को क्या दिया? 42 लाख परिवारों को नल कनेक्शन दिए। नल कनेक्शन और इस कनेक्शन देने में हमारा कौन सा नंबर है? 12वां नंबर है। कौन सा? समझ में आ गया? तो यह प्रश्न क्या पूछा है? ठीक है, जल जीवन मिशन बिल्कुल सही है, 2019 का है। तो क्या प्रश्न है कि खर्च करने में दूसरा स्थान है, जबकि कनेक्शन देने में पूछता है तो फिर क्या बोलते हैं? 12वां स्थान है। और कितने पैसे खर्च किए? 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए और 42 लाख परिवार को नल कनेक्शन दिए। राइट साथियों, चलिए, है ना, और 12वां स्थान है। राइट, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है साथियों, भारतीय सेना में नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का निधन हो गया। उनका जन्म किस जिले में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है। सुनिए साथियों, मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहूंगा। किसके बारे में? बिशन सिंह जी के बारे में। साथियों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नागौर के निवासी है। कहाँ के? नागौर के नावा तहसील के भगवानपुरा के निवासी है। कहाँ के निवासी है? नागौर के। कहाँ के? तो क्या पूछा है कि भारतीय सेना में नाथुला टाइगर के नाम से विख्यात कर्नल बिशन सिंह राठौड़ का निधन हो गया। इनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो नागौर जिले में। नागौर की नावा तहसील, कौन सी तहसील है साथियों? नावा तहसील। नावा तहसील का कौन सा गांव है? तो गांव का नाम है भगवानपुरा। कौन से गांव के हैं? भगवानपुरा गांव के। जन्म कब हुआ? 1938 में। कब हुआ साथियों? भगवानपुरा में इनका जन्म हुआ साथियों, 1938 में। ठीक है, और इन्हीं पे जेपी दत्ता ने इन पर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है पलटन। कौन सी फिल्म बनाई? पलटन फिल्म का निर्माण किया है। तो पलटन मूवी किस पर बनी हुई है? तो बिशन सिंह राठौड़ पर। इनको नाथुला टाइगर के नाम से जाना जाता है। सुनिए, इनको नाथुला टाइगर क्यों बोलते हैं?
क्योंकि 1967 में, सुनना ध्यान से, 1967 के अंदर भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच में नाथुला एक दर्रा है जो सिक्किम में, कहां पर है, सिक्किम में, जो तिब्बत, चीन और भारत को जोड़ता है। किसको? सिक्किम में है, सिक्किम भारत का राज्य है, तो ये किसको जोड़ता है? ये हमारे भारत को और भूटान को, सॉरी किसको? ये भूटान और चीन के तिब्बत वाले भाग को जोड़ता है। तो 3 देशों को जोड़ रहा है, चाइना को, भूटान को, और किसको जोड़ता है? भारत को। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। और इसी नाथुला दर्रे में एक घाटी है जिसका नाम है चुंबा घाटी। कौन सी? चुंबा घाटी। और इसी चुंबा घाटी पर अधिकार करने के लिए चाइना ने आक्रमण किया। समझ रहे हो? चाइना ने आक्रमण किया, लेकिन किसके नेतृत्व में? बिशन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में इन्होंने चाइना के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए, है ना। इसीलिए इन्हें नाथुला टाइगर के नाम से जाना जाता है। 1967 के इस नाथुला वॉर में इन्होंने जबरदस्त का पराक्रम दिखाया और भारत सरकार के द्वारा इन्हें सेना पदक का भी सम्मान दिया गया है। और जेपी दत्ता ने इनके नाम पर पलटन नामक क्या बनाई है? फिल्म बनाई। कहां के निवासी हैं? नागौर के। ऑल क्लियर साथियों? हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। राइट साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो। 22 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? साथियों इसका आंसर है नीरज तंबोली को। किसको सम्मानित किया है? नीरज तंबोली। ये कौन है नीरज तंबोली? इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है साथियों, तो नीरज तंबोली जो साथियों आपको ध्यान रखना है, ये एक सरकारी क्या है? डॉक्टर है। क्या है भाई? सरकारी। तो नीरज तंबोली कौन है? नीरज तंबोली। नीरज जो तंबोली है, ये नीरज तंबोली जेके लोन हॉस्पिटल, जेके लोन हॉस्पिटल कहां पर है साथियों? जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। वहां के ये क्या है? डॉक्टर है। क्या है साथियों? डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन्हें क्या दिया गया है? चिकित्सा के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में क्या दिया गया है? नीरज तंबोली को यह अवार्ड दिया गया है। कहां पर? तो जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में ये क्या है? डॉक्टर के पद पर आश्रित है। सुनो इधर ध्यान से, अब मैं शीला आसोपा और आशा रानी के बारे में बता रहा हूं। सुनिए, ये इसका तो आंसर क्या हो गया? नीरज तंबोली, ए इज करेक्ट आंसर। फिर अब सुनो, अब ये शीला जो आसोपा है, इनको सुन लो। शीला आसोपा जो है ये जोधपुर की है। कहां की है साथियों? जोधपुर की। कहां की है? जोधपुर की है। जबकि आशा रानी कहां की है? तो आशा रानी आपको ध्यान रखनी है, सीकर की है, चुरू की है। कहां की है? चुरू की है। सुनिए, इन दोनों को 2023 में 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, कौन से पुरस्कार से? तो इनको अभी जो 5 सितंबर 2023 के दिन जो शिक्षक दिवस आएगा, उस दिन इन्हें नेशनल टीचर अवार्ड दिया गया है। किसको? शीला आसोपा और आशा रानी को। ठीक है, चलो ओके, चलो ठीक है। आशा रानी चुरू की है भाई। ठीक है, चुरू के एक स्कूल में पढ़ाती है ये, है ना। चलो, तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किसमें पढ़ाती है आशा रानी? तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चुरू का वहां, जबकि शीला आसोपा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाती है ना, जोधपुर के अंदर। राइट साथियों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ में आयोजित 23 मई से 3 जून 2023 तक कौन से गेम हुए साथियों? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जूडो प्रतियोगिता में 52 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो साथियों मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो पदक जीता वो मोनिका चौधरी ने जीता। तो आपको पूछे मोनिका चौधरी कहां की है? जयपुर की। किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित है। किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित है। आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। जबकि जूही प्रजापत ये भी जयपुर की है, इसका संबंध कराटे से है। किससे है? कराटे से है। रवि बिश्नोई का संबंध क्रिकेट से है। किससे है साथियों? क्रिकेट से है। ये जोधपुर के, कहां के साथियों? जोधपुर के। और कृष्ण नागर को तो बच्चा बच्चा जानता है साथियों। ये कहां के हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जयपुर के हैं। क्या है? जयपुर के हैं। और ये शटलर है, क्या है? बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, मिंटन खिलाड़ी है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि इनको किसको, इस
जूडो प्रतियोगिता में 52 वर्ग में स्वर्ण पदक मोनिका चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो ये तो जूडो की हो जाएगी, जयपुर की। जूही प्रजापत जयपुर की कराटे की, रवि बिश्नोई क्रिकेट जोधपुर और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है जयपुर के। राइट साथियों, ऑल क्लियर, बिल्कुल सही है। ये SS6 कैटेगरी के हैं, ध्यान रखना। SS6 अवनी लेखरा आपको ध्यान रखना है, शूटिंग शटलर है अवनी लेखरा, वो SH1 की है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार। वत्सल जी आपकी बहुत अच्छी तैयारी है ना, ठीक है, बहुत अच्छा आपने करंट पढ़ रखा है, शानदार, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया है? साथियों तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें नवाजा गया है खेमचंद्र खत्री को। किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजा गया है खेमचंद खत्री को। तो साथियों यहां पर मधु आचार्य का नाम आया है, तो मधु आचार्य को सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिल दिया गया। अभी कौन सा? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किसको दिया गया है? पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मधु आचार्य को दिया गया है 2022-23 का, ठीक है। अभी लेटेस्ट दिए गए 2022-23 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किसे दिया गया? मधु आचार्य को दिया गया है, आप इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद कमल रंगा को शिवचंद भरतिया पुरस्कार मिला है। कौन सा? शिवचंद भरतिया पुरस्कार। शिवचंद भरतिया पुरस्कार किसे दिया गया है? पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साथियों ये कमल रंगा को दिया गया है। जबकि डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो राजस्थानी भाषा सम्मान दिया गया इनको, राजस्थानी भाषा सम्मान दिया गया। साथियों मैं जो पढ़ा रहा हूं इतना भी आपने पढ़ लिया ना, तो आप करंट अफेयर्स यहां से कोई बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है साथियों। तो हाल ही में सेंट्रल रीजनल एक्सपोर्ट एक्सीलेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो इसे खेमचंद्र खत्री को नवाजा गया। लेकिन यहाँ पर मधु आचार्य, तो इनको सूर्यमल मिश्रण अवार्ड मिला है भी, कमल रंगा को शिवचंद भरतिया पुरस्कार और डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को राजस्थानी भाषा सम्मान दिया गया है। ऑल क्लियर साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कोई रह तो नहीं गया साथियों? उसको चेक कर देते हैं, ठीक है। हमारा कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है? चलो साथियों यहाँ पर और भी क्वेश्चन है हमारे पास में। देखिए राजस्थान के किस बांध को भारत में 17 आइकॉनिक बांधों में शामिल किया गया है? जो प्रदेश का एकमात्र बांध है साथियों, इसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। तो आपको पूछे कि राजस्थान पूरे भारत में 17 बांधों को क्या किया गया है? आइकॉनिक बांध में घोषित किया गया है, जिसमें राजस्थान का कौन सा है? राणा प्रताप सागर एकमात्र बांध है जिसको घोषित किया गया है। जवाहर सागर बांध कहां पर है? कोटा के अंदर। कहां पर है? कोटा। राणा प्रताप सागर बांध कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और पांचना बांध करौली में। कहां पर है? करौली में। और कोटा बैराज कहां पर है? तो कोटा बैराज भी कहां पर है? कोटा के अंदर। साथियों जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज, ये तीनों ही बांध चंबल नदी पर बने हुए। कौन सी नदी पर है? चंबल। ये बांध भी कहां पर है? चंबल पे बना हुआ है। और ये बांध भी कहां पर है? चंबल में बना हुआ है, ठीक है। जबकि करौली में पांचना बांध है, ये 5 नदियों के संगम पर बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। ये 5 नदियों के संगम पर बना हुआ है पांचना बांध। अट्टा, भद्रावती, बरखेड़ा, माची और भैंसावट, 5 नदियों के संगम पर बना है पांचना बांध। अट्टा, भद्रावती, बरखेड़ा, माची और भैंसावट, 5 नदियों के संगम पर बना बांध है पांचना बांध। तो आइकॉनिक में किसे शामिल किया गया है? राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चौप जयपुर में बनने जा रहे विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। किसके नाम पर किया गया है? अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम। कुछ बातें आपको मैं यहां पर बता दूं, सुनो। हमारे इस क्रिकेट स्टेडियम के लिए आरसीए और वेदांता ग्रुप के, वेदांता VDANTA, वेदांता ग्रुप, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसके बीच में क्या हुआ है साथियों? MOU हुआ है। क्या हुआ है साथियों? एक MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो आपको पूछे ये जो स्टेडियम बन रहा है किसके बीच में MOU हुआ? तो आरसीए और वेदांता के बीच में है ना MOU हुआ है। ये कहां बन रहा है स्टेडियम? तो चौक जयपुर के अंदर बन रहा है। सुनिए इसे ध्यान रखना। इसके अंदर फर्स्ट फेज के अंदर पहले फेज में आरसीए 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कितने रुपए खर्च करेगी? और वेदांता ग्रुप हिंदुस्तान जिंक 300 करोड़ रुपए खर्च करेगा। पहले फेज के अंदर कितने रुपए? आरसीए 100 करोड़ और जबकि वेदांता 300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब ध्यान से सुनना, ये पूरे विश्व स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा क्या बनने जा रहा है?
तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। तो सुनो, पहला कौन सा सबसे बड़ा, फर्स्ट सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? सबसे बड़ा स्टेडियम पहला कौन सा है? स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कौन सा, कहां पर? गुजरात में। दूसरा स्टेडियम, इसकी क्षमता है 1,34,000 लोग बैठ सकते हैं। 1,32,000 या 34,000, तो कम से कम 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं। दूसरा जो है, सेकंड जो सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, मेलबोर्न स्टेडियम है। कौन सा? मेलबोर्न स्टेडियम है, ठीक है। और इसमें 1,00,000 दर्शक बैठने की क्षमता है। जबकि तीसरा कौन सा बन जाएगा आपका? कौन सा बन जाएगा? चौंप जयपुर के अंदर। चौंप जयपुर के अंदर, चौंप जयपुर के अंदर क्या नाम है? अनिल अग्रवाल स्टेडियम बनेगा। ठीक है साथियों, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रहेगा सारी बातें। इसकी क्षमता है 75,000 के आसपास। वर्तमान में ईडन गार्डन 68,000 क्षमता वाला तीसरे स्थान पर है, उसको मात दे देगा तो ईडन गार्डन चौथे पे चला जाएगा। राइट साथियों, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अध्यक्ष बिल्कुल ये बता रहे हैं कि आरसीए का अध्यक्ष वैभव गहलोत है, लेकिन जिसके संरक्षक में बन रहा है वो सीपी जोशी है। बिल्कुल बिल्कुल, आरसीए का अध्यक्ष वैभव गहलोत है, अशोक गहलोत के सुपुत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए, अगला हमारा सेकंड लास्ट आज का क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस साहित्यकार को कतर की साहित्यिक संस्था करवाने उर्दू के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? नाम है सिनकाब निजाम को। किसको दिया गया साथियों? सिनकाब निजाम को दिया गया है। किसको दिया गया है? सिनकाब निजाम को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है साथियों, आपको ये बात ध्यान रखनी है। सुनिए, ये रतन कुमार सांबरिया, इसको 2023-24 का मीरा पुरस्कार मिला है। कौन सा? मीरा पुरस्कार मिला है। कौन सा? 2023-24 का मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना, रतन कुमार सांबरिया को। कौन सी कृति के लिए? तो इनकी कृति का नाम है सांप। कौन सी कृति है? कृति का नाम क्या है? सांप। क्या नाम है बच्चों? सांप। किसके लिए दिया गया है? सांप। और जब आप पहले पढ़ते थे मीरा पुरस्कार, उसमें आपने किसको पढ़ा था? तो इसमें आपने किसको पढ़ा था साथियों? रति सक्सेना को पढ़ा था, जिनकी हंसी एक प्रार्थना के लिए। किसके लिए? हंसी एक प्रार्थना के लिए। 23-24 का तो किसको दिया गया? सांप के लिए मीरा पुरस्कार रतन कुमार सांबरिया को। जबकि 22-23 का किससे दिया गया था? ये भी आप ध्यान रखना, एग्जामिनर इसे पूछ भी सकता है। रति सक्सेना को। किसको? रति सक्सेना को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया था? हंसी एक प्रार्थना के लिए। हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ठीक है, 22-23 का किसे दिया गया? तो रति सक्सेना को। कौन सी कृति? हंसी एक प्रार्थना। और 23-24 का मीरा पुरस्कार रतन कुमार। रट लेना छोड़ो, परीक्षा में आएगा। कौन सा? ये रतन कुमार, कौन सा? सांबरिया वाला। नेक्स्ट आप चलिए, अगला है देवीलाल मैया। देवीलाल मैया को कौन सा पुरस्कार दिया गया? इसमें राघवेंद्र रावत को देखो, पहले राघवेंद्र रावत को कन्हैयालाल सहल पुरस्कार दिया गया है। अभी 2023-24 का कन्हैयालाल, कौन सा? कन्हैयालाल सहल पुरस्कार दिया गया है। सहल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ध्यान रखना, किसे दिया गया है? राघवेंद्र रावत को दिया गया है। जबकि रास बिहारी गौड़ अवार्ड किसे दिया गया है? रास बिहारी गौड़ को देवीलाल सामर पुरस्कार दिया गया। कौन सा? देवीलाल सामर। देवीलाल सामर पुरस्कार। सामर पुरस्कार किसको दिया गया? किससे दिया गया साथियों? तो देवीलाल रास बिहारी गौड़ को। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या है एक बार आप इसे देखिएगा कि करवाने साहित्यिक संस्था करवाने उर्दू ने किसको अवार्ड दिया है? लाइफ टाइम सिनकाब निजाम को। लेकिन 2023-24 का मीरा पुरस्कार रतन कुमार सांबरिया को मिला है, ठीक है, रतन कुमार सांबरिया को। और 2023-24 का मीरा पुरस्कार कौन सी कृति के लिए? सांप के लिए। आपको 22-23 का पूछे मीरा पुरस्कार तो रति सक्सेना को हंसी एक प्रार्थना के लिए। और 2023-24 का आपको कौन सा पुरस्कार? 2023-24 का कन्हैयालाल सहल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आप क्या बोलोगे साथियों? राघवेंद्र रावत को। और रास बिहारी गौड़ को देवीलाल सामर पुरस्कार 2023 लेटेस्ट अभी दिया गया है। इनको रट लेना, लेकिन इसका आंसर क्या है? सिनकाब निजाम। आपको समझ में आया? ऑल क्लियर? एक बार थम्स अप कीजिएगा, थम्स अप करो। बिल्कुल 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 सही लिखा आपने, एक बार थम्स अप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन साथियों। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार थम्स अप कीजिए। ऐसे ही मैं 15 क्लास से अगर आपकी ले लूंगा तो आपका मैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि 23 जून 2023 को साहित्य अकादमी द्वारा घोषित बाल साहित्य पुरस्कारों में राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? और साथियों ध्यान रखना, किरण बादल को
कौन सा अवार्ड दिया गया है? इस किरण बादल को, इन साहित्यकार को क्या दिया गया है साथियों कि राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। किरण बादल को कौन सी कृति के लिए दिया गया? आप इसे ध्यान रखिएगा, इसकी कृति का नाम है टाबरारी दुनिया। कौन सी कृति के लिए दिया गया? टाबरारी दुनिया। इसकी टाबरारी दुनिया के लिए दिया गया है, टाबरारी दुनिया के लिए दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है राजस्थानी भाषा का। किसको? किरण बादल को। ये बात आप इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये 2023 का है। किसका? 2023 का। 2023 का बाल साहित्य पुरस्कारों में राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला? किरण बादल को। कीर्ति टाबरारी दुनिया के लिए दिया गया है। तो फिर देवीलाल मैया को क्या दिया गया है? तो इसे राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार दिया गया है। राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार, राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार दिया गया। कौन सा? युवा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये तो कौन सा है? बाल साहित्य। कौन सा? बाल साहित्य पुरस्कार है, ये युवा पुरस्कार है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, और साथियों आपको ध्यान रखना है, प्रमोद कुमार शर्मा को अखिल भारतीय माघ पुरस्कार दिया गया है। इनको अखिल भारतीय, कौन सा? अखिल भारतीय माघ पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अखिल भारतीय माघ पुरस्कार प्रमोद कुमार शर्मा को मिला है। जबकि बनवारीलाल गौड़ को अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? अंबिका दत्त व्यास पुरस्कार। व्यास पुरस्कार किसे दिया गया है साथियों? पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बनवारीलाल गौड़ को दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों हम लोगों ने इस पूरी क्लास के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं। इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन में फिर से आपके साथ में लेकर के हाजिर होऊंगा साथियों। जब तक आप पढ़ते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू।